बोले ईटा भट्ठा देखे होंगे, यानी तो आपके घर अगल बगल में टावर देखे होंगे। अभी नेटवर्क वाला जो टावर आता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, सब फटा खमा दे देता है, ऊपर में वो लटका देता है, सीधा खड़ा कर देता है। क्या है वो एरियल है, उससे टावर पकड़ता है ना, टावर पकड़ने की है। कौन करंट नीचे लाता है? पहले लाइट दिया जाता था, लाइट नहीं दिया। देखिए वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आवेश का एक प्रकार का गुण होता है कि वह हमेशा नुकीले पार्ट पर आता है और नुकीले पार्ट पर ही, मतलब वहां से वहां पर एकत्र होता है और वहीं से वो मुक्त होता है। मुक्त मतलब फ्री होता है। जब भी होगा आवेश, अच्छा कभी देखते हैं जहां तार का ज्वाइंट होता है वहां चर 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 करता है, क्या है? क्योंकि वहां नेल पार्ट है। जहां तार जुड़ा होगा वहां पर तो नेल पार्ट होगा ही, तीक्ष्ण पार्ट, इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट होगा। तो वो जो पार्ट है उसी पार्ट पर आवेश एकत्र होता है और उसी पर से आवेश मुक्त होता है। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे त्रिशूल लगा देता है, कहाँ पर? ईटा भट्ठा में। वो त्रिशूल जो है वो त्रिशूल इतने छोटा नहीं है, वो त्रिशूल का संपर्क कहाँ से है? अर्थ से है, ताकि कोई भी वज्रपात होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ठनका, अपना देहाती भाषा में ठनका, और वो ठनका अगर यदि गिरे, और ठनका क्या चीज है? आवेश है। त्रिशूल पर जब देखिए दो वायु के साथ क्या होता है? घर्षण होता है, और घर्षण होने के बाद उसमें क्या हो जाता है? आवेश पैदा होता है, और आवेश पैदा होता है तो वही बिजली का रूप ले लेता है। तो हम लोग वहाँ क्या देखते हैं? लगता है बादल टकरा गया और वहाँ आग का चिंगारी हो गया, नहीं, वो आवेश है। घर्षण की वजह से वहाँ आवेश क्रिएट हो गया, और आवेश जैसे बना तो वो अपने स्टेबलिश को पाने के लिए वो क्या कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, और नीचे आता है तो वह नीचे किस माध्यम से आएगा? हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जहाँ पर टावर होता है उस जगह पर ठनका नहीं गिरता। काहे नहीं गिरता? कि वह टावर के टावर में एक नेल पॉइंट दिया रहता है, वह नेल पॉइंट पर क्या आता है? वो आवेश आके एकत्र हो जाता है, और एकत्र होने के बाद सारा संपूर्ण आवेश कहाँ चले जाता है? अर्थ में। और आप लोग सुने होंगे कि गोबर पे गिरता है तो सोना बन जाता है, गोबर पे गिरता है सोना बन जाता है। आज तक कभी देखे हैं? जब हम गोबर लाख घूमे कहता है कि भी आगे मर्दन करवे, लेकिन सोना तो मिल जाता है। तो गोबर बट्टा में लेके घूमेंगे, एक बट्टा सोना हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बस हम लोगों का कहने का बात है, ये सब सोना फोना नहीं होता। ठीक है, नहीं तो बट्टा लग सब घूमते। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9 लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए। आवेश हमेशा, देखिए आवेश हमेशा दिखा रहे किसी नुकीले भाग से मुक्त होती है, किसी नुकीले भाग से मुक्त होती है, मुक्त होती है, एवं किसी चालक के नुकीले भाग पर ही एकत्र होती है, एवं किसी चालक के नुकीले भाग पर ही एकत्र होती है, एवं किसी चालक के नुकीले भाग पर ही एकत्र होती है। एकत्र होती है। इस घटना के दौरान चालक के नुकीले भाग पर स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क। इस घटना के दौरान चालक के नुकीले भाग पर स्पार्क क्या होता है? स्पार्क चिंगारी जो होता है, स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क उत्पन्न होता, लिखे। इसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज बता रहे, कोरोना डिस्चार्ज। यहीं से हम लोग कोरोना को भी डिस्चार्ज करने वाले हैं। देखिए पैराग्राफ चेंज करके सिम लिखिए। इसका उपयोग त्वरित चालक में किया जाता है।
इसका उपयोग त्वरित चालक कोरोना डिस्चार्ज, इसका उपयोग त्वरित चालक मतलब त्वरित चालक का इंग्लिश क्या होता है? लाइटिंग कंडक्टर, लाइटिंग कंडक्टर। इसका उपयोग त्वरित चालक में किया जाता है। चलिए अब आप लोगों का खत्म हो गया क्या चीज? आवेश का गुण खत्म हो गया। मतलब आवेश आप लोग पढ़ लिए, इसमें आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक आवेश का क्वांटीकरण साथ साथ सॉल्व हो गया। बताएं, आवेश का क्वांटीकरण सॉल्व हो गया ना? मतलब कहने का अर्थ आवेश केवल उन्हीं आवेशों को रख सकता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक हो। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिए ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मतलब घटना से पहले का कुल आवेश और घटना के बाद का कुल आवेश क्या होता है? बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। और तीसरा में आप लोग क्या पढ़ लिए? किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ चल जाता है? उसके बाहरी सतह पर फैल जाता है, उसके अंदर में नहीं रहता है। और वहीं पढ़ लिया आप लोग इलेक्ट्रोशील्डिंग, विद्युत परिरक्षक, स्थिर विद्युत परिरक्षक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और वहीं से आप लोग यहाँ भी आप पढ़ लिए कि चालक हमेशा कहाँ पर एकत्र होता है? चालक के नुकीले भाग पर, और वहीं से मुक्त भी होता है। ये याद रखने की बात है। और इसी को हम लोग जहाँ पर नुकीला भाग होता है वहीं पर क्या होता है? स्पार्क होता है। क्या होता है? और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। और कोरोना डिस्चार्ज का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लाइटिंग कंडक्टर में करते हैं। कहाँ करते हैं? लाइटिंग कंडक्टर, त्वरित चालक। हो गया, कहानी खत्म है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का द हिंट हो गया। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में कितना कूलम्ब होगा? सॉरी, ये काम स्टार्ट कर दिए। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम्ब होता है? क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम्ब है? मतलब किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश है तो उसमें समझिए कितना इलेक्ट्रॉन गया और आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वह माइनस चार्ज। अब 1 कूलम्ब आया तो कई गो इलेक्ट्रॉन चल के आया होगा? ये हमको कितना, वो तो आवेश है। 1 कूलम्ब पर आवेश इतना कूलम्ब है, लेकिन 1 कूलम्ब आवेश जाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 कूलम्ब हमको यहाँ से, जैसे हमको 1 किलो चावल देना है। ठीक है, 1 किलो चावल मापने में कितने चावलों की संख्या होगी? ये तो गिन नहीं पाएंगे। गिन पाएंगे? अगर यदि गुना भाग कर ले तो गिन सकते हैं। मैथमेटिक्स कुछ भी संभव करा देता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर हम इसको काउंट कर, चावल को नहीं गिनेंगे, उसका मतलब कुछ नहीं है। जैसे 1 किलो चावल में बहुत सारे चावल आते हैं, इसी प्रकार 1 कूलम्ब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, स्थानांतरित कराना पड़ेगा। कैसे? देखो, देखिए आवेश आपको कितना आवेश दे दिया गया है। क्या सब दिया गया है बताइए तो? दिया गया है, क्या दिया हुआ? Q बराबर कुल आवेश कितना दिया हुआ है? 1 कूलम्ब, है ना? कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? अरे परिमाण बोलो मेरे, माइनस बोलता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही होता है रे, 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब बोल रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा? -1.6। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति बताती है माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन में प्रकृति बताता है कि यह माइनस है, लेकिन परिमाण क्या होता है? परिमाण लेंगे। इलेक्ट्रॉन का परिमाण कितना होता है? परिणामी आवेश क्या होता है? 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19। ना कि आप कहिएगा -1. ये भी सही है,लेकिन जब उसका हम परिमाण करते हैं तो हम उसकी प्रकृति को ध्यान में नहीं रखते। तो यहाँ पर देखिए आवेश, तब आवेश के क्वांटीकरण से, तब आवेश के क्वांटीकरण से, देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या है बताइए तो? कल ही बताए थे आप लोगों को आवेश का क्वांटीकरण, किसी को याद नहीं है फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू क्या था? N ही था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो यहाँ जो है N बराबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो N बराबर क्या होगा बताइए तो?
Q अपॉन E होगा, होगा ना। तो Q कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। और आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? कूलम कैंसिल हो गया, और ऊपर कटाएंगे तो यह क्या होगा? 10। तो क्या होगा? 10/16 गुना 10 पे पावर 19, 10 पे पावर 19 होगा ना। अब 16 में भाग दीजिए, अब 16 से भाग दीजिए किसमें? 10 दीजिए। भागो देने आता है कि नहीं आता है, क्या मालूम? 10 भागा, पहले काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। यही कर देते हैं, क्या दिक्कत है? यही ना सिखाते हैं भाग कैसे दिया जाता है। 16 भाग लगेगा रे, लगेगा। तो यहाँ क्या देंगे? भाग नहीं लगा तो 0। फिर क्या देंगे? दशमलव देंगे तो कितना होगा? देखो 0 हो जाएगा। तो 16 के क्या होता है? 96। क्या होगा? ये कट गया। अब इसके बाद अपने मन से 0 देना शुरू कर देते। जब दशमलव दे ही दिए तो मतलब नहीं रहा। तो 16 दूनी 32 घट जाएगा, क्या बचेगा? 8। फिर अपने मन से 16 पंचा 0.65 कट गया। तो कितना होगा? n बराबर 0.625 गुना 10 पे पावर 19। लेकिन यह क्या वैज्ञानिक संकेतन में है? नहीं है। साइंटिफिक मेथड में लाने के लिए मतलब 1 डिजिट बाद डेसिमल होना चाहिए। मतलब ये डेसिमल कहाँ होना चाहिए? 6 के बाद। तो यहाँ क्या होगा? n इज इक्वल टू होगा 6.25। अब दशमलव को उठा करके किधर ले गए? इस साइड ना। तो यहाँ क्या होगा? इधर क्या होगा? घटेगा रे, एक घटेगा। तो 10 टू दी पावर कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा। हो गया था। हाँ, यही हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम आवेश को ट्रांसफर करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा? 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? नोट बड़ा खतरनाक चीज होता है। नोट का क्या काम है जानते हैं? नोट अब कह रहा है कि अब अगर यदि हम आवेश की चर्चा, मतलब इस टाइप का अगर यदि हम चर्चा करेंगे, इस टाइप के आवेश की चर्चा अगर माइक्रो लेवल पर की जाएगी, मतलब सबसे छोटे इकाई पर कर दी जाएगी, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के आने जाने का प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब 1-2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गया तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन जब बड़े इकाई पर की जाएगी, मतलब माइक्रो लेवल से ऊपर की जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 1-2 इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई मतलब नहीं है। कितना भार होता है? कुछ भार नहीं होता है, तो उससे मतलब नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि जब माइक्रो लेवल पर बात की जाएगी तो उस समय आवेश का क्वांटीकरण को क्या रखा जाएगा? ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन जब माइक्रो लेवल से ऊपर अगर यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो वहां पर आवेश के क्वांटीकरण को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को नोट में लिख लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। वैसे तो आप लोग का दिमाग बहुत तेज है, तुरंत खोपड़िया में घुस जाएगा, लेकिन लिख लीजिए, बाद में दिक्कत करेगा, खोजने में दिक्कत होता है, दिमाग में कहाँ अटका है। चलिए लिखिए, जब आवेश की चर्चा माइक्रो लेवल पर की जाती है, जब आवेश की चर्चा माइक्रो लेवल पर की जाती है, माइक्रो में लेवल मतलब बड़े छोटे पैमाने पर, माइक्रो लेवल MICRO माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पर की जाती है। जब आवेश की चर्चा माइक्रो लेवल, जब आवेश की चर्चा माइक्रो लेवल पर की जाती है, तब आवेश के क्वांटीकरण को, तब आवेश के क्वांटीकरण को ध्यान में रखा जाता है। तब आवेश के क्वांटीकरण को ध्यान में रखा जाता है। आवेश के क्वांटीकरण को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब इसकी चर्चा माइक्रो लेवल से ऊपर की जाती है, माइक्रो लेवल से ऊपर की जाती है, तब उस स्थिति में आवेश के क्वांटीकरण को ध्यान में नहीं रखा जाता। तब उस स्थिति में आवेश के क्वांटीकरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
लिखिए, ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि बड़े स्तर पर यदि क्योंकि बड़े स्तर पर यदि कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी या क्योंकि बड़े स्तर पर यदि कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है, तब उस स्थिति में आवेश के कुल परिमाण में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। बस वही बात लिखा है आप लोगों को जो समझाए थे, उससे ज्यादा कुछ तो नहीं ना है। सिग्निफिकेंट है। तब उस स्थिति में आवेश के परिमाण में वही कुल परिमाण में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, लिख लिए। चलिए, अब इसमें कहीं डॉट है नहीं ना, डॉट। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा फिजिक्स बड़ा कमाल का है। अब यह इसको भी तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? इसको भी तोड़ दिया। अब यह इसको भी तोड़ नीचे लिखिए ना। चलिए देखिए, क्वार्क मॉडल, जल्दी से लिखिए क्वार्क मॉडल, हेडिंग दीजिए। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कल जो है अभी क्वार्क मॉडल पढ़ लेते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वार्क मॉडल को पढ़ के जाना है। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सबसे सूक्ष्मतम कण मानते थे, लेकिन अब उसको भी तोड़ दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया है। ठीक है, क्वार्क मॉडल में क्या है? बस उसका नाम है क्वार्क मॉडल। जैसे रदरफोर्ड मॉडल, तो क्या कहेंगे? नाम है ना रदरफोर्ड का। अच्छा, होता है छोटे मोटे शहरों में। चलिए देखिए, क्वार्क मॉडल देखिए हेडिंग में। अब देखिए क्वार्क मॉडल क्या, मतलब वर्तमान समय में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया है। कितने क्वार्क में तोड़ा गया है? 6 क्वार्क, मतलब 6 पार्ट में तोड़ा गया है। और यह सभी पार्ट कितने क्वार्क मिलकर बने होते हैं? 2 क्वार्क मिलकर बने होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, समझे बात को? तो इस बात को लिखिए जल्दी से, क्वार्क मॉडल का लिखिए। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, लिखिए, इन कणों को भी क्वार्क में विभाजित किया गया है। इन कणों को भी क्वार्क में विभाजित किया गया है। इन कणों को भी क्वार्क यहाँ लिखा हुआ ऊपर में, QUARK, क्वार्क में विभाजित किया गया है। लिख लिए हैं? चलिए, बहुत अच्छा। अभी तक 6 प्रकार के क्वार्क का पता लगाया जा चुका है। इसी में अभी तक 6 प्रकार के क्वार्क का क्वार्क का पता लगाया जा चुका है। लेकिन ये तीनों कण 2 प्रकार के क्वार्क से बने होते हैं। लेकिन ये तीनों कण 2 प्रकार के क्वार्क से बने होते हैं।
दो प्रकार के क्वार्क से बने होते हैं, जिन्हें देखिए जिन्हें अप के बगल में दीजिएगा ऐसे करके। अप जो होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब अप क्वार्क, तथा डाउन में लिख लीजिएगा -1/3। जैसे प्लस में लिखे जैसे -1/3 इलेक्ट्रॉन क्वार्क कहते हैं। मतलब एक अप क्वार्क कितने का होता है? +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और एक डाउन क्वार्क कितने का होता है? -1/3 इलेक्ट्रॉन का। जैसे इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या चीज से मिलकर बना है बता सकते हैं? मतलब 3 डाउन क्वार्क मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन। कितने डाउन क्वार्क? 3 डाउन क्वार्क मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 3 डाउन क्वार्क मतलब D+D+D लिख सकते हैं। कै गो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है? 3 गो। तो 3 गो डाउन क्वार्क कितना होता है? -1/3 प्लस -1/3 प्लस -1/3। तो जोड़िए इसको, ये क्या होगा? तीनों का एलसीएम 3 -E होगा। आता है भिन्न का जोड़ रे कि नहीं आता है? तो भिन्न का जोड़ है 3 का एलसीएम 3 भागा 3 तो क्या हो जाएगा? 1 गुना E बराबर -E। फिर यहाँ भी वही होगा, फिर वहाँ भी वही होगा। दोनों को जोड़िए क्या होगा? -3E/3 कैंसिल। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस। ये पता चल गया आपको। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने डाउन क्वार्क मिलकर बने होते हैं? 3 डाउन क्वार्क मिलकर बने होते हैं। और प्रोटॉन के लिए बताइए कितने होते हैं? 2U+D मतलब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलकर बने होते हैं। देखिए कैसे होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? U+D लिख सकते हैं। हाँ? तो देखिए U कितना होता है बताइए तो? +2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस -1/3 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। ये दोगे 2E + 2E -E तो 2 2 4 में से 1 चले गया, कितना होगा? 3/3E/3। ये देखिए इलेक्ट्रॉन के मास के इलेक्ट्रॉन के अति के बराबर होता है ना, आवेश के बराबर, लेकिन वह किसमें होता है? पॉजिटिव। आ गया पॉजिटिव। मतलब प्रोटॉन कितने क्या सब मिलकर बना हुआ है? 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलकर बना होता है। बात समझ में आया? इसको जल्दी से लिखिए। देखो न्यूट्रॉन जो होता है वह 1 अप और 2 डाउन क्वार्क मिलकर बना होता है। कितना होता है? 1 अप और 2 डाउन क्वार्क। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? U+D+D। तो क्या होगा? U का वैल्यू क्या होता है? +2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस -1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस -1/3 इलेक्ट्रॉन। इसको जोड़ दीजिए क्या होगा? ये सब का एलसीएम 3 होगा। तो ये +2 -E 2E तो घट के क्या हो जाएगा? 0/3। तो 0/3 का वैल्यू क्या होता है? और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। समझे बात को? इस तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन को भी न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? मतलब 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। कल का क्लास जो होगा क्वेश्चन से भरा होगा। एम करीम लेके अंकल। हाँ, कल एम करीम लेके आना है।